हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, मेरा तो ये क्लियर मानना है कि जब थियोरेटिकल एग्जाम होती है तब आपकी जो प्रिपरेशन है और जब ऑनलाइन बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड आपकी एग्जाम होती है तब आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, कॉन्सेप्ट्स। और वही इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग मद्देनज़र कुछ चीज़ें आज करने वाले। आज आपके सामने मैं ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज रहते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई किस तरीके से की जाती है, ये सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। आज जिस टॉपिक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंशियल कैलकुलस और आज का जो मेन्यू रहने वाला है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए देर के इस बात की है, शुरुआत करते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को कि मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है और उसके ऊपर के एमसीक्यूज के लिए। तो सबसे पहला सवाल, जब आप यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में सोचते हो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीन का जो मतलब है दैट इज नथिंग बट क्या होता है दोस्तों, एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको एक चीज जरूर दिखाई दे रही होगी कि दो बच्चे यहाँ पे खेल रहे कैच कैच, राइट। ये इनका बॉल है तो आप देख सकते हो जिस तरीके से ये खेल रहे हैं तो इसका यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। Am I correct? सिमिलरली इमेजिन करो वही दो बच्चे, लेकिन एक ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, भाई थोड़ा इमेजिनेशन है, और एक फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी खड़ा है, और तब जाके जब ये कैच कैच खेलेंगे तब इनका जो प्रोजेक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप बोलोगे अरे सर कॉन्सेप्ट चल रही है मीन वैल्यू थ्योरम की, आप यहाँ पे कैच कैच सिखा रहे हो हम लोगों को। तो बिल्कुल नहीं भाई, ये जो आपको अभी फिलहाल ग्राफ दिखा ना, ये मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफ है और इसका जो नाम है दैट इज नथिंग बट कौन सा थ्योरम है, ये रूल्स मीन वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली आपको एक और ग्राफ दिखाई दे रहा होगा इस प्रोजेक्शन की वजह से, तो ये भी मीन वैल्यू थ्योरम है एंड दिस इज नोन टू बी एज, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं LMVT। तो ये है लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि अरे सर कितना बढ़िया, दो ही हम लोगों को थ्योरम है क्या सिलेबस में? नहीं भाई, इन दो थ्योरम के साथ साथ हम लोगों को एक और थ्योरम के बारे में बात करनी है जो कि है कॉचीज। तो अब आप ये भी पूछोगे कि सर यहाँ पे बच्चे नहीं खेल रहे, तो मैं बताता हूँ, अगर दो की जगह पे तीन लोग कैचम कैच खेलते हैं तो जो सिचुएशन होगी, जिस तरीके से ग्राफ्स बनेंगे ना, वहां पे आपका कौन सा थ्योरम बनता है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम बनता है। तो अब ना मैं इन तीनों थ्योरम के लिए जो बेसिक चीजें आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताऊंगा और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका एक प्रॉपर जो है ना एक फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके बाद वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ विथ एमसीक्यू सीरीज। तो देख लीजिए इन तीनों लोगों की, बस आपको एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि भाई ये तीनों लोगों के लिए जो भी फंक्शन पूछा जाएगा, इन तीनों लोगों के लिए जो भी फंक्शन पूछा जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कौन से इंटरवल में? क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। तो देखो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जिसकी रेंज दी जाएगी, उस रेंज में वो जो फंक्शन भाई साहब है वो हमेशा क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस। देखो ना यार, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और वहां पे डिसकंटिन्यू अगर आ रही, डिसकंटिन्यूटी आपको अगर दिखाई दे रही है तो आपको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। बस वही चीज है कि फंक्शन जो है हमेशा उनको कंटिन्यूअस देना है। एंड सेकेंड चीज, आपका फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल, जो भी आपको इंटरवल दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में वापस से दो सवाल है, सर ये नाम कहीं सुने सुनाए लग रहे। तो भाई कंटिन्यूटी नामक टॉपिक बहुत पहले आप सीख चुके हो, कुछ नहीं आया तो भी चलेगा, मैं हूं आपके साथ। और डिफरेंशिएबल जो है उसके लिए आपने डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन वाली बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरूर की होगी। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रीवियस नॉलेज है उससे आप उसको पिक करो और फिर आगे बढ़ो, बस आपने नाम भी सुना होगा फिलहाल तो भी हम लोगों के लिए कॉमन है। तो चलिए, जब भी कभी आपको रोल्स थ्योरम के बारे में पूछा जाता है तो उसके लिए आपको बेसिकली पहली दो कंडीशंस तो देनी पड़ेगी। सेम विथ लैग्रेंजेस, यहां पे भी आपको यही दो कंडीशंस देनी है, एंड सेम विथ कॉचीज, यहां पे भी आपको वही दो कंडीशंस देनी है। अब सवाल हम लोगों के बहुत सारे कि सर अगर सब में ये कंडीशंस है तो यूनिकनेस जो है वो क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हर एक बंदे के लिए प्लीज याद रखना किस तरीके से मैंने ये जो प्रोजेक्शन के हिसाब से ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। चलिए एक एक बंदे को पिक करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट व्हाट, कौन से थ्योरम के बारे में बात करेंगे हम लोग, रूल्स थ्योरम के बारे में। तो आपको पता है पहली दो कंडीशंस जो है वो तो आपकी कॉमन हो गई है कि इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी कंटिन्यूअस, राइट, एंड इट शुड बी व्हाट, डिफरेंशिएबल, राइट। अब जो तीसरी कंडीशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए तीसरे कंडीशन में लिखा हुआ है कि f ऑफ a हैज टू बी इक्वल टू, क्या करना है आपको, f ऑफ b।
अब वापस दिमाग में सवाल कि सर ए और बी कौन है, तो प्लीज देख लेना मेरे दोस्त, ए और बी जो है वही तो रेंज है जिसके लिए आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होने के बाद अब आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है, इतना सब कुछ होने के बाद आपके एफ डैश ऑफ सी का आंसर जो है वो हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो दैट्स इट, रोल्स थ्योरम में बस हम लोगों को इतनी ही वैरायटी याद रखनी है। पहले दो तो भाई कॉमन है, बस आपको एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर आया तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो अब रोल्स थ्योरम यूज कर सकते हो। एंड देन वेरिफिकेशन के लिए आपने किसको यूज करना है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि सर जी ये एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो? तो चलो मैं आप ही को बता दूं कि मैं यहां पे कौन सी चीजें किस तरीके से दिखाने की कोशिश करूं। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखो मैं यहाँ पे कुछ आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने ना ये अभी एक ग्राफ दिखाया था, याद है आपको? मैंने आपको प्रोजेक्शन के हिसाब से दिखाया था। अब इस ग्राफ के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके और मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए थी। ये देखो, दिस इज ए और बी जो रेंज आपको दी है उस रेंज के बीच में आपका यहाँ पे फंक्शन है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और तो और आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे जो है दैट इज एफ ऑफ ए, और सेम वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम वैल्यू आपकी क्या दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ बी। सो यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो नोटेशन है वो आपको एब्सोल्युटली कितना दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। अब आप बोलोगे सर जी सी कौन है, देखिए तो सही, ये आपका यहाँ पे है पोजिशनिंग किसका, सी का। तो जहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका जो ग्राफ, जो आपका टेंजेंट आएगा, दैट टेंजेंट इज नथिंग बट क्या हुआ, पैरेलल टू कौन सा एक्सिस आया मेरे दोस्त, एक्स एक्सिस आया। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सबसे पहले तो क्या आपको पता है टेंजेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज है भाई, टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स अगर आप यहाँ पे स्लोप चेक करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने की वजह से क्लियरली कितना आता है, 0। इसी का अदर वे राउंड मतलब है डेरिवेटिव जो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आता है। और आपको पता है यहाँ पे जो एक्स की पोजीशन है, लोकेशन है, दैट लोकेशन इज नथिंग बट कौन है, सी। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। बस सिंपल चीज याद रखो, रोल्स थ्योरम में आपका जो पॉइंट है वहां पे जो टेंजेंट आता है दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस। चलिए अब रोल्स थ्योरम को तो हम लोगों ने फटाफट देख लिया। इमीडिएटली लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि लैग्रेंजेस अंकल का क्या कहना है। तो लैग्रेंजेस अंकल ये कहते हैं, उनको भी सेम रेंज के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ए से लेके बी, उनकी भी पहली और दूसरी कंडीशन एब्सोल्यूट सेम है। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, इट हैज टू बी व्हाट, डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस के लिए क्लोज्ड इंटरवल यूज करना है, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल लिखा तो चलेगा। अब इसके साथ साथ क्या यहाँ पे कोई थर्ड कंडीशन है? बिल्कुल भी नहीं, बस यही 2 कंडीशन है मेरे दोस्त। लेकिन इस कंडीशन के साथ साथ अब आप देखोगे आपके एफ डैश ऑफ सी का आंसर जो है वो 0 नहीं आता है। एफ डैश ऑफ सी का जो आंसर यहां पे आता है दैट कम्स आउट टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना आता है, बी माइनस ए। और ए और बी के बारे में तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो रेंज है। अब आप पूछोगे सर इतना सब कुछ आप कर ही रहे हो तो हमें ये भी बता दो, जैसे इस तरीके से यहाँ पे प्लॉटिंग दिखाया तो यहाँ पे क्या होगा, देख लेना, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना। यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये मैंने आपको प्रोजेक्शन जरूर दिखाया था, तो आपने प्लीज यहाँ पे चेक करना, यू विल फाइंड दैट लोकेशन वाइज ये ए है और पोजीशन वाइज ये बी है। तो यहाँ पे देखना एफ ऑफ ए है जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है एज इन आपका एफ ऑफ बी। क्लियरली समझ में आया? अब यहां पे कहीं ना कहीं आपका पॉइंट सी जरूर रहेगा, यहां पे आपका पॉइंट सी जरूर रहेगा मेरे दोस्त, जहां पे आप देखोगे कि आपका टेंजेंट जो है वो अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्या, नहीं है। तो यहां पे कुछ ना कुछ तो आपका एंगल जरूर बन रहा है, इसीलिए एफ डैश ऑफ सी का आंसर निकालने के लिए हम लोगों को इस थीम को यूज करना पड़ता है। एक और चीज बता देना, अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए सेम निकले तो अपनी क्या गलती है भाई, अगर ये दोनों सेम निकले तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रोल्स थ्योरम में। तो बहुत सिंपल एनालॉजी है दोस्त, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है अंडरस्टैंडिंग में। अब अगर ये क्लियर हो गया तो तीसरा बंदा हम लोगों के पास है दैट इज कॉचीज। तो ये कॉचीज वाला बंदा ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, उसकी भी रेंज ए से लेके बी है। अब देख लेना, इसकी पहली 2 कंडीशन तो बोनस है, वही चीजें है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, और इसी के साथ साथ इसमें एक और एंट्री होती है बंदे की, दैट इज जी डैश ऑफ एक्स जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूं, अब तक तो हम लोग एफ ऑफ एक्स पे काम कर रहे थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉचीज थ्योरम ऑलवेज रिमेंबर दैट वहां पे एफ ऑफ एक्स एंड
जैसे मैंने बोला था मोर देन 2 बंदे जो है वो, अब आप जब कैच खेलेंगे तो जहां पे आपको एक एफ ऑफ एक्स और एक कौन दिखाई देगा, जी ऑफ एक्स जरूर दिखाई देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये 2 फंक्शंस के लिए काम करता है, तो इसमें से आपका जी डैश ऑफ एक्स जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर जी अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला तो बहुत सही है भाई, एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहां पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ क्या होता है आपका ए। तो बहुत सिंपल है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये किस तरीके से आया, ये अगर आपको सीखना है ना तो मेरे भाई आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट करनी होगी, और कॉन्सेप्ट कैसे डिटेल में करनी है ये मैं आपको बाद में थोड़ी देर में ही बता दूंगा। मीनवाइल क्या आपको पता चला कि व्हेन इट कम्स टू मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास रोल्स थ्योरम है, कॉन्सेप्ट पता चली, लैग्रेंजेस थ्योरम है, कॉन्सेप्ट पता चली, एंड देन कॉचीज का थ्योरम है जिसकी कॉन्सेप्ट भी आपको शायद से ब्रीफली जितनी चाहिए उतनी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने खत्म करी है, राइट। देखिए दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ रेडी हो तो लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपको थियोरेटिकल अप्रोच से पढ़ाई करनी है, इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में पूरा सिलेबस दिया उस हिसाब से डिटेल में पढ़ाई करनी है, तो आलसी इंजीनियर का ऐप जो है वो आप डाउनलोड कीजिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स मैंने वहां पे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप डिटेल में सारा का सारा पूरा का पूरा कोर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर पढ़ाई भी जोरदार कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन जोरदार जो है वो शुरू हो सकती है। रहा सवाल अब एमसीक्यू शुरू करने का, तो लेट मी टेल यू समथिंग, मैं अब जो एमसीक्यू शुरू करने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम के, जो कि अभी यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं। अब इसके साथ अगर आपको पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स ऑनलाइन अप्रोच के हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड सीखने हैं, तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि भाई इसके बाद के जो सारे एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम के सेशंस होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ आलसी इंजीनियर के ऐप में ही मिलेंगे, जहां पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को सर्च करना है, आपका कोर्स जो है वो सब्सक्राइब करना है, ये बूम आपको आपके यूनिट 1 यूनिट 2 जो भी हो उनके सारे ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो जरूर पूरे के पूरे विद एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो दिखाई देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो देखिए आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा था रोल्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा था लैग्रेंजेस और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉचीज। तो एक सीक्वेंस हमेशा याद रखना। देखिए रोल्स इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस एंड लैग्रेंजेस जो होती है वो स्पेशल केस ऑफ क्या रहेगी, आपकी कॉचीज रहेगी। तो देखो रोल्स स्पेशल केस बन गया किसका, लैग्रेंजेस का। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब रोल्स थ्योरम है, वो किसका स्पेशल केस है भाई, वो स्पेशल केस ऑब्वियसली किसका है, लैग्रेंजेस का, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो यहां पे आपका जो आंसर ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, भी बहुत ईजी है यार। सिमिलरली लैग्रेंज जो है वो स्पेशल केस किसका है, कॉचीज का। तो देखिए सवाल भी वही पूछा है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ व्हाट, कॉचीज, यानी कि यहां पे आपका आंसर ऑप्शन क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। इजी है ना। चलिए अब देखते हैं इसके बाद का सवाल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, क्या बोला है, करेक्ट कौन कौन है भाई, इसके बारे में बात करिए। 4 ऑप्शन से इतना रीड करने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है, और उसके बाद तो देखो एबीसीडी में भी कॉम्बिनेशंस दिए। तो पहले वाले को तो इमीडिएटली रीड करते हैं हम लोग। रोल्स थ्योरम एंश्योर्स दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये तो मैं सिखा चुका हूं, इस तरीके से कुछ ग्राफ आता था, ये आपका पॉइंट हुआ करता था और एग्जैक्टली टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू क्या निकलता है, एक्स एक्सिस। तो आपका स्टेटमेंट ए जो है वो तो एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूं कि भाई ये करेक्ट है। तो ए अगर करेक्ट है तो हम लोगों को यहां पे बी एंड डी वाला जो ऑप्शन है वो कट हो जाता है, बिकॉज ए जो है वो ऑलरेडी करेक्ट है। फिर अपने पास 3 ऑप्शन है, ए के साथ डी, ए अकेला और यहां पे एबीसी। चलिए बी को रीड करके देखते हैं। बी में बोला है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका ग्राफ आपको भी पता है कि मैंने दिखाया था, एंश्योर्स दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू एक्सिस। ये तो बिल्कुल झूठ है भाई, कुछ इस तरीके से आपका टेंजेंट मिलता था, कुछ एंगल जरूर बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन वाई एक्सिस को पैरेलल बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि बी वाला जो है वो गलत है। अगर बी गलत है तो आप चेक कर सकते हो ए बी सी ऑप्शन जो उन्होंने कहा ये भी पूरा का पूरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा। फिर अपने पास अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए और सी, ये 2 ही ऑप्शंस बचे। तो चलिए रीड करते हैं अभी फिलहाल। तो हम लोग एक काम करते हैं, डी को ही रीड करते तो अपना काम खत्म हो जाएगा। डी ने क्या कहा है, रोल्स थ्योरम कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ऑफ कोर्स यार, रोल्स थ्योरम तो स्पेशल केस है ना लैग्रेंजेस की, तो ये ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है। तो भाई अपना काम तो बन गया। आपका यहां पे जो आंसर आना चाहिए था, आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए, बिकॉज ए और डी दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है। आर यू गाइज रियली गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए अगर ऐसा कुछ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नंबर 4 फटाफट क्विकली सॉल्व करना है दोस्त। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इन लैग्रेंजेस थ्योरम जो है वो अगर हुआ तो क्या बनता है, ये तो अभी ना भाई
ये अभी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी बहुत फेमस हो चुका है। ये कौन है? रोल्स थ्योरम तो है, तो आपको पता है लैग्रेंजेस में अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑफ कोर्स क्या बन जाएगा? रोल्स थ्योरम बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। थियरी अगर आपकी सही है तो आपको ये फटाफट सारे समझ आ जाएंगे। हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज, देखो जब रोल्स पे सम्स आते हैं तो रोल्स लिखा जाता है, जब कॉचीज पे सम्स आएंगे तो कॉचीज लिखा जाएगा, लेकिन जब लैग्रेंजेस पे सम आते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है वो सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम इतना ही लिखते हैं। तो याद रखना मीन वैल्यू थ्योरम ये एक ऑल्टरनेटिव भी यूज किया जाता है किसके लिए? लैग्रेंजेस थ्योरम के लिए। तो जब कभी लैग्रेंजेस का नाम ना आया हो लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम बोला गया हो तो आपको किसको यूज करना है? लैग्रेंजेस थ्योरम को यूज करना है। तो देखिए हम लोगों ने पहले 5 जो है वो सम्स खत्म किए जो कि बिल्कुल थियोरेटिकल अप्रोच थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सम के लिए। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? 3 sin 2x इज कंटिन्यूअस ओवर द इंटरवल एंड इज डिफरेंशिएबल। देखो इंपॉर्टेंट चीज, एफ ऑफ एक्स भले ही दिया हो, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के बारे में ऑलरेडी उन्होंने ही दिया हुआ है। देन बाय कौन सा थ्योरम बोला है? देखो रोल्स थ्योरम बोला। मुझे बताओ रोल्स थ्योरम के बारे में 3 चीजें थी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए था? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए था। मुझे बताइए क्या आप यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालने की कोशिश करने जाओगे? बिल्कुल नहीं। खुद ही बोले रोल्स थ्योरम को यूज करो तो भाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी तो होने वाला है। आपको बस क्या करना है अभी? किसको फाइंड करना है? सी को फाइंड करना है। तो क्या आपको पता है सी को फाइंड करना मतलब आपका यहाँ पे रोल्स थ्योरम के हिसाब से जो थीम होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए था? रोल्स थ्योरम आपको चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एफ डैश ऑफ सी जो है उसका आंसर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए अगर आपको सी को फाइंड करना है। तो देखिए मैं सम को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जितना मुझे दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू जो है यानी कि रेंज के हिसाब से जाऊं तो 0 है और बी की वैल्यू जो है वो मुझे कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पे पाई दिखाई दे रही है। ये तो क्लियर है। अब ना मैं बिना कुछ आपका टाइम गंवाए मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को लिख रहा हूँ जो कि मुझे दिया गया है 3 sin ऑफ कितना दिया है मेरे भाई? 2x दिया हुआ है। आपने बस इसका क्या करना है? एफ डैश ऑफ एक्स। मैं भाग रहा हूँ बस एक चीज के लिए जो कि मुझे रोल्स ने बोली है। तो मुझे बताइए 3 एज इट इज। क्या आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? तो दोस्त मेरे बिल्कुल मत भूलना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है यानी कि साइन 2x भी अगर आपको करना है तो उसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी 2 cos 2x। प्लीज भाई मत भूल इस चीज को। तो यहां पे आपका आंसर आएगा 2 into cos 2x। तो मैंने यहां पे बस सिंपली क्या किया? डेरिवेटिव ले लिया। अब अगर मैंने ये डेरिवेटिव ले लिया तो मुझे बताइए इसको अगर मुझे f डैश ऑफ c के हिसाब से लिखना है तो दिस बिकम 6 cos ऑफ कितना? 2, आई एम सॉरी x की जगह पे c रिप्लेस करना है, ये आपको मिल जाएगा। और रोल्स थ्योरम ने कहा है दिस हैज टू बी मेरे भाई कितना? 0। तो जल्दी जल्दी बताइए ये 6 अंकल उधर चले गए तो आपको क्या दिखाई देगा? cos ऑफ 2c इज इक्वल टू ऑफ कोर्स आपको कितना दिखाई देगा? 0 दिखाई देगा। अब मुझे बता दो क्या आपको ये चीज पता है? हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। आप वैसे तो ये कैलसी पे भी कर सकते हो बट cos ऑफ पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो अब अगर मुझे इसको मैच करना है तो डोंट यू थिंक सो कि मुझे एट एनी कॉस्ट ये पूरा का पूरा जो थीम है वो कितना लाना चाहिए अगर इसके साथ मैच करना चाहिए। तो मैं बताता हूं एज cos ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पे कंपैरिजन में लेके आ सकते हो 2c। सो आप यहां पे लिख सकते हो 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? पाई बाई 2। तो c का अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर हैज टू बी व्हाट? पाई बाई 4। देखिए कहीं पे पाई बाई 4 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? ऑफ कोर्स यस दिखाई दे रहा है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट आंसर इज नथिंग बट आंसर ऑप्शन कितना आया? सी आया। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आया पूरा का पूरा सम? देखो सम नंबर 6 एक बार वापस से देख लेना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सम नंबर 7 के लिए। अब ये जो सम है बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। वापस बता रहा हूं आपको यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं। इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी डिफरेंशिएबल। आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको थियोरेटिकल अप्रोच के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स जो दिया है उसके साथ साथ एफ ऑफ ये 0 होना चाहिए था, सॉरी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन 0 to 1 की रेंज में। अब मुझे बता दो क्लियरली बोला है किसको आपको यूज करना है? रोल्स थ्योरम को यूज करना है। तो हमेशा याद रखना जब भी कभी यहाँ पे रोल्स थ्योरम के बारे में बात होगी तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है, आपके एफ डैश ऑफ सी अंकल का जो आंसर है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो दिस इज द अप्रोच। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखने की कोशिश करूंगा। अब आप मुझे बस एक चीज बता दो, सम को बहुत प्यार से देखो तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अंकल ऑलरेडी दिए गए दिखाई देंगे, एक्स रेज टू अल्फा और साथ में क्या लिखा हुआ है आपको?
log x। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कोई c नहीं फाइंड करना है, हम लोगों को अल्फा को फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो देखिए अगर ये आपका f ऑफ x है तो अब मैं जाऊंगा f डैश ऑफ x के लिए। तो f डैश ऑफ x का मतलब होगा d बाई डी एक्स ऑफ करना होगा मुझे x रेस टू अल्फा इंटू किसका करना होगा, log x। अब आपको और मुझे दोनों को ये चीज आनी चाहिए थी ना। कौन सी चीज, d बाई डी एक्स ऑफ कौन सा रूल है ये, यूवी रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो बताओगे u चुप बैठा, v ने खुद का डेरिवेटिव कर लिया, v चुप बैठा तो u ने खुद का क्या कर लिया मेरे दोस्त, डेरिवेटिव कर लिया। तो यूवी रूल तो इसी तरीके से वर्क होता है। तो सेम चीज अगर मुझे यहाँ पे वर्कआउट करनी है तो मेरे दोस्त आंसर क्या आएगा, आप खुद चेक करना। एक बंदा u, एक बंदा कौन है मेरा, v है। तो यहाँ पे मेरा आंसर दिखाई देगा x रेस टू अल्फा, राइट, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x एज इट इज, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, x रेस टू कितना आएगा मेरे दोस्त, अल्फा आएगा। अब सिंपल एनालॉजी के हिसाब से जाओ तो मेरा x रेस टू अल्फा वाला बंदा एज इट इज रहेगा, log x का जो मेरा डेरिवेटिव है दैट कम्स आउट टू बी 1 बाई x। आई होप यू नो इट यार। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n को भी लिख देता हूँ आपके लिए, nx रेस टू n माइनस 1, और d बाई डी एक्स ऑफ log x को भी लिख देता हूँ। आपको सारी चीजें पता है यार, 1 बाई x मैंने लिख दिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे वापस से log x मैंने लिख दिया, एंड दिस कम्स आउट टू बी अल्फा x रेस टू कितना आया मेरे दोस्त, अल्फा माइनस 1 आया। सो nx रेस टू n माइनस 1 वाला एनालॉजी मैंने यूज किया। अब देखिए ये जो है ना, ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो x रेस टू अल्फा x रेस टू माइनस 1 प्लस यहाँ पे log x आएगा, अल्फा आएगा, और x रेस टू कितना आएगा, अल्फा माइनस 1 आएगा। अब मुझे बता दो यहाँ पे बेस कॉमन है तो आप इसको x रेस टू अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा आएगा, साथ में ये log x की टर्म आएगी, और यहाँ पे x रेस टू वापस से क्या दिखाई देगा, अल्फा माइनस 1। अब आप x रेस टू अल्फा माइनस 1 को कॉमन ले सकते हो इस केस में, और यहाँ पे आपको 1 प्लस अल्फा इंटू क्या दिखाई देगा, log x। मेरे भाई ये जो आपका आंसर आया है किसका आंसर है अभी फिलहाल, f डैश ऑफ x का। अब आप पूछोगे सर चल क्या रहा है, भाई मैं अल्फा का आंसर निकालने के लिए जा रहा हूँ, अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ f डैश ऑफ x पे हूँ। तो अब मैंने रोल्स थ्योरम के हिसाब से जाना है कि रोल्स थ्योरम जो है वो हमें क्या बताता है कि रोल्स थ्योरम सेज f डैश ऑफ c हैज टू बी इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 0। तो बताइए f डैश ऑफ c हैज टू बी इक्वल टू, टेक्निकली आप देख लेना यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको c रेस टू अल्फा माइनस 1 करेक्ट है, और साथ ही साथ आई एम सॉरी c रेस टू अल्फा माइनस 1, साथ में मैं लिखूंगा 1 प्लस अल्फा और यहाँ पे लिखूंगा log c, वो जो है वो पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, 0। अब सच्ची बताइए ये पूरी थीम इधर पे लग गई तो आपके पास जो दिखाई देगी वो एक ही चीज दिखाई देगी, 1 प्लस अल्फा log c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो चलिए अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग अल्फा log c को अभी फिलहाल एज इट इज रखते हैं, एंड लेट्स पुट इट एज टू बी -1। उसके बाद log c को हम लोग लिखते हैं -1 अपॉन अल्फा। और क्या आपको पता है log को अगर मुझे यहां से हटाना है तो मुझे c को लिखना है, तो दिस इज नथिंग बट लुक्स लाइक, आई एम सॉरी, दिस नाउ लुक्स लाइक e रेस टू कितना दिखाई देगा, -1 बाय अल्फा। आई रिपीट, मैं ये सारी चीजें वापस रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज देख लेना। जब आप log c में से log को हटाने की कोशिश करोगे इसका मतलब आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो c एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अल्फा ई पुट करना होगा, और फिर आपको ये जो पार है ऊपर चढ़ानी होगी, तो इसको पार बना के आप इसको लिख सकते हो c इज इक्वल टू e रेस टू -1 बाय अल्फा। अभी तक भी हम लोग आंसर्स तक जो है वो नहीं पहुंच चुके, बट क्या आपको पता है कि मुझे अगर ये सी का आंसर चाहिए तो एक चीज है, सी हैज टू बी इन बिटवीन। चलो बताइए रेंज क्या है, रेंज उन्होंने क्लियरली दी है, 0 से लेके कितना दिया है हम लोगों को, 0 से लेके कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए अब मैं जा रहा हूं आंसर, लुकिंग एट ऑप्शंस। बहुत ट्रिकी है ये सम, तो लुकिंग एट ऑप्शंस मुझे बताइए कि अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन के लिए जाऊं, देखिए तो सही, पहला ऑप्शन क्या बता रहा है मुझे, अल्फा की वैल्यू -2। सो सबसे पहले ऑप्शन के लिए अगर मैं जाऊं, वेयर ऑप्शन ए टेल्स मी अल्फा इज इक्वल टू -2, तो इस केस में मेरा ये सी क्या बनेगा, देखो c इज इक्वल टू ई रेस टू कितना बनेगा, -1 अपॉन यहाँ पे अल्फा की जगह पे आएगा दिस, सो ई रेस टू 1/2 आएगा। तो इसका कुछ ना कुछ आंसर जो है वो आपको कैलसी पे जरूर दिखाई देगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन एक चीज नोट करना, इसका जो भी आंसर आता है वो आंसर इज नॉट इन द रेंज 0 से लेके
1। तो ये तो भाई आपका चला गया। अब आपके पास दूसरा एक अप्रोच है जिसके लिए आप जा सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ अभी b, जहाँ पे अल्फा उन्होंने हम लोगों को बोला गया है कि -1 है। तो देखो अगर मैंने इसको -1 लिया तो मेरा c का वैल्यू लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी e -1, और यहाँ पे भी आया -1, e⁻1 2.718 के आसपास कुछ आता है भाई। तो इसको भी बोल सकते हो इज नॉट इन द रेंज 0 से लेके 1। तो आपका ए और बी वाला अप्रोच जो है वो तो आप हार चुके हो। अब जाते हैं हम लोग सी वाले अप्रोच के लिए। सी के लिए अल्फा इज इक्वल टू, उन्होंने खुद बोला है कि अल्फा हैज टू बी व्हाट 0 तीसरे में। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो सी यहाँ पे दिखाई देगा e⁻1 बाय अल्फा की जगह पे 0। सो दिस बिकम्स e⁻∞, विच इज नथिंग बट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये यहाँ पे भी आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी इन द रेंज में नहीं आई है। तो ये 0 से लेके 1 की रेंज में हम लोग कंसिडरेशन में अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। फिर अपने पास एक डी ऑप्शन है, चेक तो कर लेना आपके पास। अल्फा इज इक्वल टू डी ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है, हाफ बोला है। तो जब आप यहाँ पे हाफ पुट अप करोगे तो आपको शायद अच्छा लगे, सी इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 1/2। तो अब इसको खिलाओगे पिलाओगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा e⁻²। और जब आप इसको कैल्सी पे सॉल्व करोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट इट इज देयर इन द रेंज, क्या आएगा, 0 से लेके 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी जो है दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। द रीजन बीइंग डी की वैल्यू अल्फा पुट करने के बाद, हाफ पुट अप करने के बाद ही मेरा सी जो है वो किसकी रेंज में आ रहा है, 0 से लेके 1 की रेंज में आ रहा है। थोड़ा ट्रिकी समय आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा समय, आपकी प्रैक्टिस जो है वो सही से होनी चाहिए। एक बार वापस रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना, आपको ये समझोगे पूरा समझा है या फिर नहीं है। देखो बहुत बार ऐसे होते हैं ना, पहले में ही अपना आंसर आ जाता है। तो इस केस में आपको बी और सी और डी को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऑप्शन डी में अपना जो है वो आंसर आया हुआ है। तो अगर ये क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट सम के लिए आगे बढ़ते हैं। फॉर विच इंटरवल डज द फंक्शन, अब उन्होंने क्लियरली हम लोगों को सम को अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोला है x² - 3x अपॉन कितना बोला है, x+1 बोला है। फॉर विच इंटरवल डज द फंक्शन सैटिस्फाई ऑल द कंडीशन फॉर व्हाट, रोल्स थ्योरम। अब मुझे बता दो, ये फंक्शन को देखने के बाद आप वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाली चीज़ों पे डिस्कशन करोगे ही नहीं, बिकॉज वो तो होता ही होता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिनोमियल। ये मैंने थियरी अप्रोच में भी पहले भी आपको बताया था। अब आप अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू देख रहे हो तो मुझे क्या करना है, मुझे बस एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, कुछ भी हो, उन्होंने बात करी है रोल्स थ्योरम के बारे में, तो हमें यहाँ पे कोई सी से मतलब नहीं है, कंडीशन के बारे में बात करिए। तो एफ ऑफ ए हैज़ टू बी इक्वल टू क्या दिखाना है, एफ ऑफ बी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ए का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्लियरली जो है हम लोग ले लेंगे, ऑप्शन ए के हिसाब से जाएंगे। नाउ ऑप्शन ए में a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू कितना है, 3 है। चलिए पुटअप करके देखते हैं, फिर हम लोगों को आंसर क्या मिलता है। एफ ऑफ ए is equal to f of 0 is equal to 0² - 0 upon 0 plus 1 becomes 0. Next, f of b that is f of 1 if I'm not wrong. तो ये मिलेगा आपका 1 का स्क्वायर if I'm not wrong, करेक्ट है। हाँ तो सॉरी 3 है ना, आई एम सॉरी 3 पुट करना है। तो ये दिखाई देगा अपना 3 का स्क्वायर -3 × 3 अपॉन यहाँ पे 3 + 1 दिखाई देगा। तो 9 - 9 क्लियरली यहाँ पे क्या मिलता है, 0। तो देखो पहले ही ऑप्शन में आपको एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ ऑफ क्लियरली बी मिल गया। तो कहना है नाउ से दैट मुझे बी और सी वाले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मुझे बी सी डी के पहले ही ए में क्लियरली मिल चुका है। तो इसीलिए ये आपका आ चुका है ऑलरेडी आंसर। तो यू कैन से दैट आंसर ऑप्शन ए इज नथिंग बट आपका इस केस में करेक्ट आंसर हो गया। इजी है ना। अगर इसमें नहीं होता तो ये पुटअप करके चेक करते, इसमें नहीं होता तो इसको पुटअप करके चेक करते, तो अकॉर्डिंगली आपको आपके आंसर जो है वो जरूर मिल जाते। चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x देन द वैल्यू ऑफ c in 1,3 for which this is equal to f dash of c। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, ये पूरा सम रीड करोगे तो आपको f dash of c के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला दिया है, और इस फॉर्मूला को देखते ही आपका मन जो है वो क्लियरली एकदम शार्प हो जाना चाहिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए था ये जो है ना
ये भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं, लैग्रेंजेस की बात कर रहे हैं। चलिए वैसे तो मतलब है नहीं, क्लियरली फॉर्मूला उन्होंने दिया है, आई एम सॉरी, फॉर्मूला उन्होंने दिया है तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जितनी चीज़ें दी है उनको हम लोग पिकअप करने की कोशिश करते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है उसके लिए पहले तो जाते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 1 दिखाई दे रही है, बी की वैल्यू जो है वो कितनी दिखाई दे रही है हम लोगों को, 3 दिखाई दे रही है। देख सकते हो आप इधर से। अब आप मुझे बता देना आपका एज आप लिख दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स प्लस कितना है मेरे दोस्त, 1/x है। तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो आपने किसको किसको फाइंड आउट करना है, इसको 1 दे देता हूँ, एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1, तो ये आएगा 1 + 1/1 यानी कि आंसर आ जाएगा 2, कोई बात नहीं। देन एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 + 1/3 करोगे, 3 3 = 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 10/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है। तो सिंपल चीज़ है, बेसिक तो हम लोगों ने रेडी कर लिया। अब मुझे बता दो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी रेडी हो गया, मैंने मतलब एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 रेडी हो गया। अब करना क्या है, हमें एफ डैश ऑफ सी भी तो निकालना है। तो हम लोग फ्रॉम 1 एफ डैश ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव बताओगे मुझे, एक्स का जो डेरिवेटिव है, एक्स का जो डेरिवेटिव है, वापस देख लेना, एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट कम्स आउट टू बी 1। और तो और अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको दिखा दूं, d/dx ऑफ 1/x कभी करने की बारी आई, भूलना मत यार, डिफरेंशिएशन का वैसे भी वीडियो है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का, एक बार जरूर देख लेना। सो 1/x का आंसर आता है -1/x², तो यहाँ पे आएगा -1 कितना आया मेरे दोस्त, x²। इसको आप क्या बनाओगे, एफ डैश ऑफ सी बनाओगे, तो 1/1 माइनस कितना दिखाई देगा, c²। सो मैंने यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी को बॉक्स किया, मैंने इन दोनों को यहाँ पे पिक्चर में लाया। तो अब आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं फॉर्मूला के लिए जाऊँ, यानी कि मुझे ये एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी को अगर खिलाना पिलाना है, तो एफ ऑफ 3 आई हैव गॉट दैट इज नथिंग बट 10/3 माइनस दिस आई हैव गॉट इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय, आप चेक कर सकते हो मुझे यहाँ पे दिया है 2 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी भी मेरे पास है, दैट इज 1 - 1 कितना है, c²। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 10 - 6/3, और ये आपका बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे 1 - 1 कितना हो गया आपका, c²। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 1 - 1/c²। एक काम करो, 1/c² को इधर लेके आओ, तो 1/c² वुड लुक लाइक 1 माइनस ये कैंसिल होके 2/3 दिखाई देगा। सो 1 - 2/3 बिकम्स कितना मेरे दोस्त, बिकम्स 1/3। तो आपको इसको रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लिखना है, तो c² का वैल्यू आ जाएगा 3, और आंसर ऑप्शन भी अभी आपके जोरदार दिमाग में शुरू हो चुके होंगे। तो c का जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी +-√3। तो क्या आपने चेक करना है इसमें से कौन सी वैल्यू वर्कआउट होगी, एब्सोल्युटली आपका आंसर ऑप्शन जो आएगा इस केस में सी। सो योर आंसर इन दिस केस इज नथिंग बट ऑप्शन सी। दिमाग चला, समझ में आया क्या कर रहे हैं सर। अब देखो अगर ये क्लियर है तो चलिए आगे वाले सम के लिए आप हेल्प करना मुझे। फॉर्मेट बस सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, आपके पास ऑलरेडी कौन है, एफ ऑफ एक्स है। तो चलिए एफ ऑफ एक्स को लो 4x², राइट। आपको जो a दिया है दैट इज -1, b दिया है दैट इज कितना है मेरे दोस्त, 3 है, करेक्ट है ना। तो जल्दी से बताओ f ऑफ a यानी कि f ऑफ -1 जो होगा दैट वुड बी व्हाट, 4 × -1 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। f ऑफ b यानी कि f ऑफ कितना होगा, 3 होगा। तो ये 4 × 3 का स्क्वायर करोगे तो 3² इज 9, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 36। इज दैट क्लियर टू यू। अब ये दो चीजें होने के बाद इसको 1 बोलेंगे हम लोग फ्रॉम 1। अब एक और चीज करेंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो आता है उसका आएगा डेरिवेटिव। अब आपको आता है ना मेरे दोस्त, ये आ जाएगा 4 एज इट इज। चलिए आपके लिए दिस वुड बिकम व्हाट, x² का डेरिवेटिव क्या आता है, धक्का मारो स्ट्रैटेजी से, 2 × क्या आएगा, x आएगा। अब ये जैसे ही आ गया तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, 8x मिला। तो दिस इज नथिंग बट 8x, इसको मैं एफ डैश ऑफ एक्स लिखता हूँ। नाउ एफ डैश ऑफ सी फॉर्मेट में इसको लिखे तो ये बनेगा अपना 8c, बॉक्स मैंने कर दिया। ये दो चीजें भी मेरे पास है। तो चलिए फॉर्मूला के हिसाब से जाता हूँ, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ -1। देखो अप्रोच समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त, प्लीज आप इसको ध्यान से देखना सर क्या लिख रहे हैं और किस लिए लिख रहे हैं। चलो एफ ऑफ 3 का आंसर आई हैव 36, माइनस एफ ऑफ -1 का आंसर है 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 आया, ये आपका एफ डैश ऑफ सी आया मेरे दोस्त। एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए था यानी कि 8c इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
करेक्ट। तो देखो कितना आ रहा है आपका आंसर, ये यहाँ पे 32 बाय कितना आया 4 इज इक्वल टू 8c हो गया, ये 8 ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा ही क्या, c का आंसर 1, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो योर आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज नथिंग बट बी इज योर आंसर। तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है, समझ में आया। एक चीज आपने ख्याल रखनी है, बहुत बार ना हम लोगों को वो उल्लू भी बनाते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल क्या है -1 से लेके 3, तो सी का आंसर इन बिटवीन ही होना चाहिए। तो लकीली यहाँ पे 0 1 2 ये सारे नंबर इन बिटवीन वाले, तो कभी कभी अगर 4 आया तो वो जगह पे रिजेक्टेड है, -2 आया तो वो भी जगह पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको सम नंबर 10 जो है वो पूरा समझ में आया। सम नंबर 9 के हिसाब से ही वर्कआउट हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। द वैल्यू ऑफ सी इन द मीन वैल्यू थ्योरम इज दिस। अब मैं बताता हूँ, कुछ बुक्स में ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, गलती से उनसे यहाँ पे डैश आ चुका है जो कि नहीं था। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इनटू क्या लिखा है, एफ डैश ऑफ सी लिखा हुआ है। तो इस सम को अगर मुझे सोल्व करना है तो सिंपल चीज़ है, ए बी सी डी वाले ऑप्शंस भी मुझे दिए हैं, और तो और एफ ऑफ एक्स देखो कितना बढ़िया सा दिया हुआ है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो है उसको पहले तो लिख लो a1x² प्लस a2x प्लस क्या लिखोगे, a3 लिखोगे। इज दिस ओके? अब अगर आपने इसको लिख दिया तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है मुझे बता दो। वैसे भी रेंज में क्या बोला है, a और b ही बोला है, तो आप मुझे बता दो इसका f ऑफ a रेडी करूंगा तो दिखेगा a1a² प्लस a2a प्लस क्या दिखाई देगा, a3। इसका f ऑफ b रेडी करेंगे तो दिखाई देगा a1b² प्लस a2b प्लस क्या दिखाई देगा, a3। इज दिस ओके टू यू? तो ये दो चीजें तो मेरी रेडी हो गई। अब इसी के साथ साथ मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे के, आपको पता है मेरी थीम तो फिक्स्ड है भाई, मैं जाऊंगा एफ डैश ऑफ एक्स के लिए। चलो डेरिवेटिव बता दो फटाफट, बता दो। a1 एज इट इज रहेगा x² का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस a2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और a3 कांस्टेंट होने की वजह से भाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, तो ये एफ डैश ऑफ सी के फॉर्मेट में लिख के बॉक्स ही कर देता हूँ ना इसको। चलो पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स में लिखता हूँ, आपको अच्छा लगना चाहिए ना। 2a1x प्लस a2 बचेगा, तो इसको एफ डैश ऑफ सी में अगर मैं लिखूँ तो मुझे यहाँ पे 2a1c प्लस कितना दिखाई देगा, a2। बॉक्स तो मैंने कर लिया। देखो ये लाइन से तीसरा समय इसी फॉर्मेट से हम लोग जा रहे हैं। अब बता दीजिए कि ये चीज़ें और ये दो चीज़ें जब मेरे पास है तो जो दिया हुआ है, सो एज गिवन अपन लिख लेते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू क्या लिखा है, एफ डैश ऑफ सी। तो चलो जस्ट बी विथ मी, सारी वैल्यूज अपने पास है। क्या मुझे एफ ऑफ बी पता है? ऑफ कोर्स मेरे पास है, ये चेक कर लेना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट दिखा है। तो a1b² प्लस a2b प्लस a3, ये हुआ मेरा किसका आंसर, एफ ऑफ बी का आंसर। माइनस साइन में दे रहा हूं। एफ ऑफ ए के बारे में बता दीजिए, a1a² प्लस a2a प्लस a3, करेक्ट, इज इक्वल टू बी माइनस ए तो है ही है। इसी के साथ साथ एफ डैश ऑफ सी भी हम लोग निकाल चुके हैं मेरे दोस्त। कम्स आउट टू बी कितना, 2a1c प्लस कितना लिखा है मेरे दोस्त, a2। तो अब इतनी सारी चीजें होने के बाद कुछ कैंसिलेशंस, कुछ हक भी बनते हैं। तो देखो ये a3 और ये a3 जगह पे कैंसिल हो रहा है, बिकॉज बीच में कौन सी साइन है, नेगेटिव साइन है। अब आपके पास बचा कौन, देख लेना, a1b² माइनस a1a²। मैंने क्या किया देखो, a1 के टर्म साथ में लिखने की कोशिश करी, टाइम पास। उसी के साथ साथ a2b माइनस a2a हो गया। आप समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, ये दो टर्म बस अल्टी पल्टी करके लिखी, बीच में नेगेटिव वर्जन्स मैंने जस्ट पुट अप कर लिए। साथ में यहाँ पे b माइनस a तो है ही भाई, इसको कुछ नहीं करते। 2a1c प्लस यहाँ पे लेट मी राइट दिस एज टू बी व्हाट, a2। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब बता दो, इसमें से मैं अगर a1 को कॉमन लूँ तो आई विल गेट b² माइनस a², करेक्ट। इसमें से मैं a2 को कॉमन लूँ तो आई विल गेट b माइनस a, यहाँ पे भी आएगा b माइनस a, और यहाँ पे 2a1c प्लस कितना हुआ, a2। अब देखो जहां जहां पे खुशियां, उन खुशियों को यूज करो। जैसे कि मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि b² माइनस a² का हम लोग का अल्जेब्रिक फॉर्मूला जब आप छोटे थे तब से आपको आता होगा, b माइनस a इंटू क्या होता है मेरे दोस्त, b प्लस a। एम आई करेक्ट इन दिस केस? एब्सोल्युटली आई एम करेक्ट। आप चेक कर लेना, अगर मैं इसको a1 इंटू लिख दूं b माइनस a इंटू b प्लस a, आप साथ हो, प्लस a2 इंटू दिस इज b माइनस ए, और खुशियां ही खुशियां आपके और मेरे लाइफ में। रीजन बताता हूं मैं आपको, b माइनस ए, भाई को ऊपर लेके जाते रुको। और यहां पे मैं लिख रहा हूं 2a1c प्लस a2। अब खुशियां क्यों है भाई, इधर से b माइनस ए और b माइनस ए
कट गया तो बचा क्या आपके पास, देख लो आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ a1, उसके साथ है b प्लस ए प्लस a2 और उसके साथ यहाँ पे 2a1c प्लस कितना बचा है मेरे दोस्त, a2 बचा है। आया समझ में आपको क्या किया मैंने। अब यहाँ पर आने के बाद खुशी एक और चीज़ की, a2 और a2 भी कैंसिल हो गए, तो क्या आप बताओगे, a1 और a1 एलिमेंट्स भी चले गए, तो c का वैल्यू तो आपके सामने आ चुका है। c इन दिस केस कम्स आउट टू बी a प्लस b और यहाँ पे हो गया बाई 2। ये देखो खुशियाँ, आपका आंसर a प्लस बी बाई 2 यानी कि c इज योर करेक्ट आंसर, जो कि a प्लस बी बाई 2 यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखो, सिर्फ आंसर याद रखने से कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा भी इधर उधर हो गया वैरायटी में तो आपको ये किस तरीके से सॉल्व किया ये थरली पता हो ना चाहिए था। इज दिस क्लियर टू यू? तो देखिए इस तरीके से सम को हम लोगों ने खत्म किया। अब जाते हैं आगे वाले सम के लिए। द एब्सिसा बोला है यार, एब्सिसा वर्ड से ही हम लोगों को यहाँ पे तो एक तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो मैं इस सेक्शन में कवर कर लेता हूँ। देखिए एब्सिसा जो उन्होंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है ना, तो याद रखना उसका मतलब है उनको बोलना है एक्स एक्सिस के बारे में। तो ये है एक्स एक्सिस और एक साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, ऑर्डिनेट की बात करी तो उसको कहते हैं वाई एक्सिस। चलिए एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोला है इन द इंटरवल -2 से लेके 2 वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कौन सा वर्ड है, मीन वैल्यू थ्योरम। किसी की मत सुनो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हम लोगों को किसको यूज करना है, लैग्रेंजेस को यूज करना है। अब आप शुरू कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन दी उसको पिक करो और आंसर्स के लिए जाओ। यानी कि एफ ऑफ एक्स अब आपका होना चाहिए रेडीमेड एक्स क्यूब। इधर देख लेना, रेंज के हिसाब से a की वैल्यू आनी चाहिए थी -2 और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी मेरे दोस्त, 2 आनी चाहिए थी। आर यू गाइस सच्ची में गेटिंग दिस? अगर इतना सब कुछ सेटअप रेडी है तो आपको तो f डैश ऑफ c का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए था। ये देखो f डैश ऑफ c का फॉर्मूला, अगर आप भूले हो तो भाई मैं तो नहीं भूला हूँ, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था जिसको यूज करके आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं अब आंसर्स किस तरीके से आएंगे। मेरे पास अगर ये है तो मैं अब फटाफट ना एक काम करते हैं, अपन ना इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं। आई गो फॉर ग्रीन कलर फॉर तो अपन क्या करते हैं ना, एफ ऑफ बी दिखा देते हैं एज एफ ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 2 का क्यूब बिकम्स हाउ मच, 8। सिमिलरली एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ -2 विच इज -2 का क्यूब बिकम्स हाउ मच, कितना, -8। तो इन दोनों का मैटर क्लोज कर दिया। अब जैसे इनका मैटर क्लोज कर दिया हम लोग, अब जाते हैं हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स के लिए। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है मुझे पता है, धक्का मारो स्ट्रेटेजी से 3 आगे आएगा तो 3x² आपका आंसर आएगा। सो एफ डैश ऑफ सी को अगर आप फाइंड करोगे तो विल बी नथिंग बट 3c²। तो सब सेटअप अभी रेडी है अपना, ये डेटा अपने पास रेडी है। तो अब आप मुझे बता दीजिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करने के लिए जाऊँ तो मेरा आंसर क्या दिखाई देगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट, अपॉन b माइनस ए, जस्ट बी विथ मी। एफ डैश ऑफ सी का आंसर आ चुका है 3c²। अब बस छापना है आपको, बस कुछ नहीं। एफ ऑफ बी का वैल्यू आ चुका है 8 आ चुका है, 8 माइनस दिस इज -8, b का वैल्यू आपके पास है 2 और यहाँ पे आया आपका -2। बहुत लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, बेसिक मिस्टेक्स जो है वो क्या हो सकती है यार, यहाँ पे देख ले, ये ना ये देख के लगता है 8 और -8 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भाई, 2 माइनस है तो ये 8 + 8 हो जाएगा और ये 2 + 2 हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 16/4 यानी कि दिस बिकम्स 4। तो ये 3c² इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। तो मुझे बताओ c² का आंसर आया 4/3 और अगर मुझे c फाइंड आउट करना है तो +-4 का अंडर रूट किया तो 2 आएगा और दिस विल बी √3। सो क्या आपके पास कहीं पे ये आंसर है +-2√3 का? ये थियोरेटिकल सम था, +-2√3 इज नथिंग बट ऑप्शन ए। तो आपका यहाँ पे आई एम सॉरी, आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए आ चुका है। ये सम थियोरेटिकल सम है, ये मेरे थियरी वाले सेशंस में भी इसको मैंने ऐड ऑन कर लिया है। इसका आंसर सी इज इक्वल टू +-2/√3 आता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो चलिए अगर ये भी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सम के लिए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ इस तरीके से दिया हुआ इज एन, अरे यार इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करिए। अब आपको इसको सीखने के लिए बस मेरी 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब इंक्रीजिंग फंक्शन की थीम आती है, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं आपको, इंक्रीजिंग की थीम आती है,
इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कुछ भी हो, तो आपको क्या चीज़ें सबसे पहले ख्याल रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करने हैं, आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। उसके लिए आपने एफ डैश ऑफ एक्स को हमेशा क्या एज्यूम करना है, 0 एज्यूम करना है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स किसी कारणवश ग्रेटर देन 0 आया है तो वहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। और अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स कहीं पे लेस देन 0 आ रहा है तो वहां पे आपका फंक्शन जो है वो क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। तो राइट, मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी कोई भी ग्राफ आप देखते हो तो वहां पे मैक्सिमा मिनिमा होंगे, तो मैक्सिमा या मिनिमा आने की जो पोजीशंस रहती है उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपको सबसे पहले जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का समय आएगा तो सबसे पहले जो भी एफ ऑफ एक्स आए -2x³ -9x² -12x+1। इज दैट क्लियर? अब अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है मेरे दोस्त, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो चलिए मुझे आप डेरिवेटिव बता दो, क्या आएगा। -2 एज इट इज है, x³ का आएगा 3x², -9 एज इट इज इसका आएगा 2x, -12 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0। आप सभी को पता है इस एफ डैश ऑफ एक्स को मैं अभी शांति से लिखूं तो -6x² -18x -12 जो है वो आके रुकेगा। इज दिस ओके टू यू? ये सब कुछ सबको समझ में आया है? अगर ये सब कुछ समझ में आया तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। मैं वापस बता रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है ऐसे पॉइंट जिसके बाद या जिसके पहले आपका फंक्शन इधर इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा होगा, तो ब्रेक पॉइंट रहते हैं वो। तो ये पॉइंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स को बोलूंगा भाई साहब तू थोड़ी देर के लिए क्या बन जा, 0। सो आप देख सकते हो -6x² -18x -12 जो है दैट हैज टू बी 0। -6 हटा, मतलब सबको जो है वो -6 से डिवाइड कर लो तो प्लस आएगा, 3x आएगा, +2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज x+2 x+1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो देखो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1 आर नथिंग बट आपके क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब आप रेंज को चेक करना है, वैसे तो मैं आगे और बताने वाला हूं, बस आप रेंज चेक करना, -2 और -1 कहां पे, -2 और 1 है, चाहिए क्या आपको, नहीं चाहिए। -1 से लेके 2 है क्या रेंज में आपके, नहीं है। 1 से लेके 2 भी नहीं है, तो आपको -2 और -1 ये अगर क्रिटिकल पॉइंट दिए तो ये सिर्फ एक ही लोकेशन पे दिए, तो वैसे तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब आप पूछोगे अरे सर जी वो जो इंक्रीजिंग वाला है उसका तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना जब ऐसे कुछ आता है ना तो ना टेक्निकली ना, तो ये देख लेना, ये आपका -2, आई एम सॉरी मैं आपको वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक चीज़, अपन कलर चेंज करके दिखाते हैं। अभी सम तो खत्म हो चुका है, मैं बस आपका कुछ बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है आपका -1, तो ये आपकी ओवरऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे दोस्त। तो उन्होंने क्या बोला है, आप -2 और -1 आपके अभी क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके, तो आपने क्या करना है, आप ना इस फंक्शन को इन बिटवीन चेक कर रहे हो तो आपने बस एक लोकेशन पे चेक करना है, कोई भी एक हद ले लो, जैसे कि मैं -1.5 ले रहा हूं। आपने ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पे बस क्या पुटअप करना है, सॉरी आपने आपके x की जगह पे क्या पुटअप करना है, -1.5, लेकिन कहां पे आपको क्या चेक करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो आपने क्या चेक करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को पिक करो, जैसे कि यहाँ पे है, इसमें आप x की जगह पे किसको पुटअप करो, -1.5 को। तो आपको देखो अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो वो होता है इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आया तो वो होता है डिक्रीजिंग। अब ऑब्वियसली खुद ही इंक्रीजिंग बोला है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट से ही अपना आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट सब में देखते, मैं जो इतनी बकबक कर रहा हूँ ये सच में आपकी मैनेज हो रही है नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोला है। The function defined by f of x is equal to x+2 into e raised to minus x is, अब देखो क्या क्या लिखा है, यहाँ पे बोल रहे डिक्रीजिंग, यहाँ पे बोल रहे डिक्रीजिंग, यहाँ पे बोल रहे इंक्रीजिंग, यहाँ पे बोल रहे अगेन डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग वगैरह वगैरह। ये सब कुछ चल किसके लिए रहा है, मैंने वापस बोला है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। मैं एक बार आपको रिपीट करके बताता हूँ, प्रीवियस सम अगर आपको समझ में आया तो जब भी कभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में बात होगी, जब भी कभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में बात होगी तो आपने क्या चेक करना है, आपने सबसे पहले तो एक काम करना है, कुछ भी हो f
डैश ऑफ एक्स जो है वो जीरो करना है ताकि आपको क्या मिले, क्रिटिकल पॉइंट में। सेम थीम फॉलो कर रहा हूँ भाई, अभी तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन अगर मिला है तो मैं यहां से पिकअप कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं किसके लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए। कलर चेंज कर रहा हूं, बस अपन ग्रीन कलर पे आने वाले वापस। हाँ, तो मुझे बता दो एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर मुझे यहाँ पे दिया गया है, कौन दिया गया है, एक्स प्लस टू इंटू क्या बोला है, ई रेस टू माइनस एक्स। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स के लिए मुझे किसको यूज करना पड़ेगा, मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी रूल को यूज करना पड़ेगा, जो मैंने सिखाया हुआ है। यू चुप बैठा, वी का डेरिवेटिव वी चुप बैठा, और यहाँ पे किसका डेरिवेटिव होगा, u का डेरिवेटिव होगा। यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। तो इस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मुझे f डैश ऑफ x के लिए अगर जाना है तो बता दीजिए, x प्लस टू अंकल मेरे चुपचाप बैठेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स चुपचाप बैठेगा, और d बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा, x प्लस टू आएगा। समझ तो रहे हो ना। तो चलिए आपके लिए बस आसानी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। x प्लस टू को एज इट इज रखा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, डेरिवेटिव आपको थोड़े बहुत पता होंगे, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। तो अगर आप इस थीम के हिसाब से जाओगे तो यूल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे माइनस साइन की वजह से आपको ये दिखाई देगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, आई राइट इट अच्छे से, एक्स प्लस टू प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, यू कैन टेक ई रेस टू माइनस एक्स को बाहर, तो ये दिखाई देगा माइनस एक्स माइनस टू, और यहाँ पे कितना आएगा आपका प्लस 1। सो टेक्निकली स्पीकिंग आपको यहाँ पे आपके एफ डैश ऑफ एक्स का जो आंसर मिलता है ना मेरे दोस्त, ये दिखाई देगा ई रेस टू माइनस एक्स, और साथ में आएगा माइनस एक्स, और कौन सी टर्म आई, माइनस 1 आई। समझ में आया। अब आप मुझे बताओ ऐसे थीम के साथ अगर ये आपका, आई रिपीट, अगर ये आपका सच्ची में आपका एफ डैश ऑफ एक्स है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैं जाऊंगा टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट पहले तो मैदान में आते हैं, और ऑप्शन कुछ कट होते क्या देखते हैं, हमें एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करना होगा, इसको जीरो करना होगा। इसका मतलब है ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 को मुझे करना होगा जीरो। ये तो स्वाहा हो गया, माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, -1। तो मेरे पास अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है, जो कि कौन होना चाहिए, -1। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये जो डिक्रीजिंग वाला, थ्रू आउट डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन है, पूरा का पूरा गलत है। कहीं ना कहीं -1 पे कुछ ना कुछ तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे -1 जरूर है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आप, उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कौन है, u1 है। क्या आपका 1 क्रिटिकल पॉइंट के अंडर आता है, नहीं आता है, तो आपका ये भी ऑप्शन जो है वो ऑफिशियली यहाँ पे हट गया। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ f। मुझे बताओ -1 पे अगर मुझे कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का ग्राफ मिलने वाला है, तो ये तो भाई इनका पूरा का पूरा गलत है। तो क्या आपको पता चला, इस केस में आपका ऑलरेडी आंसर ऑप्शन जो है वो क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। तो डी इज योर व्हाट, करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब आप पूछोगे सर जी आंसर आपने बताया, फटाफट हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सही है, बट ये बात कुछ हजम नहीं हुई, डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है और इंक्रीजिंग कैसे हो रहा है मैं बताता हूं। ये आप बस और बस प्रैक्टिस के लिए, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक करने के लिए यूज करेंगे। तो प्लीज देख लेना किस तरीके से हमें यहाँ पे थीम जो है वो वर्कआउट करने मिलती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, अब प्लॉटिंग बहुत शांति से करेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रहा आपका माइनस वाला पॉइंट, यहाँ पे -∞, और यहाँ पे कौन है आपका इन्फिनिटी। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दिया है ऑलरेडी, करेक्ट है। इसी के साथ साथ क्या आपको पता है, आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स भी है, जिसका आंसर निकाल चुके हैं हम लोग। मैं बता रहा हूँ सम समाप्त हो चुका है, बस मैं क्रॉस चेकिंग के लिए आपको ये चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। -x और यहाँ पे कितना आया, -1। सो ये आपने ऑलरेडी एफ डैश ऑफ एक्स है। तो आप मुझे सच्ची बताना, मैं अब करूंगा क्या, मैं इन दोनों के बीच में से कोई एक वैल्यू लूंगा और इन दोनों के बीच में से कोई एक पॉइंट लूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे आसान लग रहा है -2 लेना, और यहाँ पे मुझे क्या आसान लग रहा है, 2 की वैल्यू लेना। या फिर एक काम करते हैं, ये तो 0 भी लिख सकते हैं ना अपन यहाँ पे, हाँ 0 लेके देखते हैं। तो देखते हैं कि अगर ऐसा है तो अपने पास आंसर मिलते हैं क्या, राइट। अब देखो आई स्टार्ट for x is equal to -2, let's check for x is equal to -2 मुझे क्या मिलता है यहाँ पे। so for x is equal to -2 f dash of x becomes e raised to minus of -2, और यहाँ पे -2 और कितना मिलेगा, -1, माइनस ऑफ -2 -1 आ जाएगा, राइट। तो आप इसको कितना भी काम करने की कोशिश करो, e raised to 2 दिखाई देगा, और यहाँ पे दिखाई देगा मेरे दोस्त, कुछ भी हो ये दिखाई देगा 2 - 1, यानी कि योर आंसर इन दिस केस क्लियरली कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, विच इज e raised to 2। सो आप अब बोल सकते हो कि यहाँ पे
एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ई रेस टू 2 आता है विच इज़ व्हाट ग्रेटर देन 0, इसीलिए मेरा फंक्शन जो है वो क्या मिलता है, इंक्रीजिंग मिलता है। तो आप चेक कर सकते हो द फंक्शन जो है वो -∞ to -1, चेक कर लो, -∞ to -1 का वैल्यू लिया है ना मैंने बीच में, तो उस रेंज में आपका फंक्शन आपको क्या मिल रहा है, ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग मिल रहा है। सिमिलरली मैं अभी किसके लिए काम करने की कोशिश करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं फॉर अच्छे से लिखता हूँ और इसको एफ डैश ऑफ एक्स सही से लिखते हैं। हाँ, अब जाते हैं हम लोग फॉर x इज इक्वल टू 0, जो कि मुझे इस रेंज का कोई एक वर्जन मिल रहा है। तो इसके लिए अगर मैं जाऊँ तो मेरा एफ डैश ऑफ x जो है वो मुझे देगा e रेस टू -0 और यहाँ पे -0 -1। तो मैं e रेस टू 0 का 1 आंसर लिखूँ, -1 लिखूँ, ये मेरा एफ डैश ऑफ x आया विच इज लेस देन 0। तो मेरा जो यहाँ पे फंक्शन आया वो कौन आया, डिक्रीजिंग आया। कुछ इस तरीके से किया जाता है भाई, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। तो देख सकते हो इंक्रीजिंग इन द रेंज -∞ से लेके -1 एंड डिक्रीजिंग इन द रेंज 1 से लेके क्या हो गया आपका, -1 से लेके क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो डिड यू गेट माय पॉइंट? बहुत इजी था, बस मैंने ये क्रॉस चेकिंग के लिए किया हुआ है, करना है तो करो, नहीं तो उधर पे पहले ही आपका आंसर ऑप्शन डी जो है वो आ चुका था। तो चलिए नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं, किस तरीके से सम को सॉल्व किया। देखो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कितने फंक्शंस यूज हुए, दो फंक्शन जैसे यूज हुए, आपको पता चलना चाहिए था कि यहाँ पे किसकी एंट्री हो चुकी है, अभी कॉचीज अंकल की एंट्री हो चुकी है। कॉचीज अंकल ने कहा क्या, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डिफरेंशियल इन द रेंज 0 से लेके 2। तो चलिए जितनी इंफॉर्मेशन है अपन देख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, a इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सच दैट एफ ऑफ 0 4, क्या बात है यार, खुद ही दिया है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन हमें g ऑफ 4 जो है, सॉरी हाँ g ऑफ कितना है 2 नहीं पता है ना, g ऑफ 2 जो है वो अभी पता नहीं है। और तो और ये भी बोला है एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना बोला है, g डैश ऑफ x बोला है। अब इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद मुझे बता दो कि अकॉर्डिंग टू कॉचीज थ्योरम, कितना सिंपल था, देखो जिसको फॉर्मूला पता है, अकॉर्डिंग टू कॉचीज थ्योरम, याद है किसी को फॉर्मूला, हेल्प करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कम ऑन, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट। अब इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करूं तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स तो एज इट इज, बता देना, एफ ऑफ बी का मतलब इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0, जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 0। अब देखो खुद ही बोले हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 का वैल्यू, एफ ऑफ 2 का वैल्यू देख लेना 8 है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 4 है, जी ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी जी ऑफ 2 का वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, इसको जी ऑफ 2 लिखते हैं, और जी ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो खुद ही दे चुके हैं 0। तो आप मुझे बता दो ऐसा क्या है इसमें जो आपको नहीं आएगा, आप चेक कर लो। सो 1 इज इक्वल टू दिखाई देगा 4 अपॉन जी ऑफ 2, तो ले लो जी ऑफ 2 को इधर, तो जी ऑफ 2 इज क्लियरली नथिंग बट कितना मिला आपको, 4 मिल गया मेरे दोस्त। जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपका आंसर जो आ गया, आंसर ऑप्शन सी आ गया। क्यों, इजी था ना। अब देखो इसके बाद का सवाल क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 4x, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर, हमें सेटिस्फाइज कंडीशंस ऑफ, क्या बात है, वापस कॉचीज अंकल को लेके आने दो, मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल देन द वैल्यू ऑफ सी। आपको फॉर्मूलेज पता है, आपको सारी थीम पता है, तो थीम के हिसाब से आपको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, मैं तो सबसे पहले तो सेटअप लगाऊंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर है। तो मैं देखो इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ फिलहाल, मेरे साथ रहो। अब आप बता दो कि मैं अगर यहाँ पे एज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 लिखूँ, f ऑफ b यानी कि f ऑफ 2 यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 लिखूँ। सिमिलरली g ऑफ a यानी कि g ऑफ 1 विच इज 3 इंटू 1 यानी कि 3 आएगा, g ऑफ b यानी कि g ऑफ कितना आएगा 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 3 जा कितना आएगा 12 आएगा। तो सेटअप तो रेडी कर लिया। सिमिलरली आप मुझे बता देना f डैश ऑफ x करोगे तो आएगा आंसर 4f, सॉरी
जी डैश ऑफ एक्स करोगे तो आएगा आंसर 6x, करेक्ट। अब इसको आपको लिखना है किसके टर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के टर्म में। तो पहले तो मैं इसको एफ डैश ऑफ सी एज 4 लिख दूं एंड जी डैश ऑफ सी एज इन कितना लिख दूं, 6c लिख दूं। तो ये बेसिक सेटअप मेरा रेडी हो गया। अब मुझे बता दो कि मुझे कॉचीज थ्योरम क्या कहता है। कॉचीज थ्योरम के हिसाब से मेरा फॉर्मूला आना चाहिए था एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी। याद आया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट है ना। अब बता दो इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यूएशन फटाफट वैल्यूज पुटअप करेंगे। अभी 4 आएगा, अपॉन नीचे कौन सी टर्म आएगी, 6 आएगी, साथ में सी आएगी, करेक्ट है। अब इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई देगी, एफ ऑफ बी का वैल्यू आएगा, एफ ऑफ बी का वैल्यू है 8 माइनस एफ ऑफ ए का वैल्यू है 4, जी ऑफ बी का वैल्यू है 12 माइनस जी ऑफ ए का वैल्यू है 3। तो सब कुछ सेटअप में रेडी है दोस्त। अब देखते हैं क्या क्या किस तरीके से आंसर्स आएंगे। यहाँ पे मुझे 2 और यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगा। 2 अपॉन 3c इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना हो गया, क्लियरली 9 दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। अब इसके हिसाब से भी अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है कि ये 3 इधर चला गया, या फिर इधर से और इधर से भी देखो तो ये 3 हो जाएगा, करेक्ट है। और इधर से और इधर से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 दिखाई देगा। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो मैं 1/c इज इक्वल टू 2/3 पे हूँ, तो c इज इक्वल टू कितने पे हूँ, 3/2 पे हूँ, यानी कि 1.5 पे हूँ। तो चेक कर लेना कहीं पे 1.5 आपके आंसर ऑप्शन में है क्या। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो आंसर ऑप्शन बी जो है दैट वुड बी नथिंग बट योर फाइनल आंसर। तो क्या आपको पता चला किस तरीके से हम लोग सम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, इस तरीके से पूरे 15 सम्स जहाँ पे मैंने मीन वैल्यू थ्योरम के रोल्स थ्योरम, उसके बाद लैग्रेंजेस और कॉचीज को पूरी तरीके से खत्म किया हुआ है। आई होप आपको ये पूरा सेशन जो है वो स्टार्ट टू एंड समझ में आया है। और अगर आपको और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो जैसे कि मैंने कहा, प्लीज़ भाई साहब ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यू सीरीज बेस्ड जितने सारे यूनिट्स हैं उनके लेक्चर्स जो है वो आप देख सकते हो। आपको बस सब्सक्राइब करना है और आप मुझे फीडबैक भी वहाँ पे ज़रूर दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अभी कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।